हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में टोटल आपके पास में 3 ब्लॉक्स हैं, जिसमें अभी मैं आपको फर्स्ट ब्लॉक करवा रही हूँ और इसकी यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। यूनिट 2 में भी फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस करवा दी है। आज हम इसका सेकेंड चेक योर प्रोग्रेस से स्टार्ट करेंगे। सो हेडिंग है आपके पास में अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अभी पहले जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर या अनरीच्ड लर्नर्स क्या होते हैं, जिनके पास में मतलब कि जो सोशली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं है पढ़ने के लिए, ना वो उन सोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए, उन्हें हम अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स में डालते हैं। यहाँ पे आपको ना ये 3 स्टेजेस में डिवाइड करके दे रखा है कि ऑल ओवर द जो वर्ल्ड है ना, वहाँ पे ये 3 स्टेजेस आते हैं अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर के। फर्स्ट है आइसोलेशन, सेकंड वन एग्जामिनेशन एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। तो वन बाय वन एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आप इसकी चेक योर प्रोग्रेस करना। पहले मैं आपको इसका ना पूरा इंट्रो समझा देती हूँ, क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कर पाएंगे। फर्स्ट है आइसोलेशन। इनिशियली अ लार्ज नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस वर आउटसाइड द नेटवर्क ऑफ एजुकेशन, हैविंग नो एक्सेस to educational facilities. Responsibilities were various efforts being made to provide them with the educations, but as in some countries like America, separate schools were created for the colored population. Similarly in India, separate schools with the separate simplified curriculum were opened for the tribal population. अब देखिए, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं उनमें बेसिकली जो लोगों को डिवाइड करते हैं, या तो आप कहीं पे रहते हैं और वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्शन है या जो रेसिज्म के बेसिस पे ना लोग एक दूसरे को अलग कर देते हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना काले और गोरे का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि जो लोग जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, जो थोड़े काले हैं, उनको अलग सोसाइटी से ट्रीट किया जा रहा है, अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। गोरे लोग हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो इस चीज़ का इशू काफ़ी टाइम से रहता है, और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। वहाँ तो चलिए देखा माना जाता है कि वहाँ पर तो ओरिजिन ऐसा है तो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उस अकॉर्डिंग वो देख रहे हैं। अब हमारे भारत देश में देखिए, यहाँ पर सब लोगों का ऑलमोस्ट सेम कॉम्प्लेक्शन होता है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन में होते हैं लोग उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे भारत में लोगों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, एक तो कलर के बेसिस पे, रेसिज्म के बेसिस पे, और या फिर कि जिसको इंग्लिश आती है उन्हें सुपर इंटेलिजेंट माना जाता है और नहीं आती तो भोंदू गवार माना जाता है। तो यही चीज़ इसमें भी आपको बता रखी है कि बेसिकली क्या है, वहाँ पे 2 अलग तरीके से स्कूल बना दिया है, जहाँ पे जो कलर्ड पॉपुलेशन है उसको वहाँ डाल दिया, जो वाइट में है, फेयर है, गोरे लोग हैं, उनको एक जगह पे पढ़ने के लिए ये चीज़ें मिल गई। तो यही चीज़ें हैं कि अगर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं वो अगर मतलब बाहर होते हैं उस नेटवर्क से जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, जहाँ सारे सोर्सेज उनको मिल रहे हैं, उनसे बाहर उनको कर दिया जाता है, तो उनको बहुत बहुत कम फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं। अब ऑल दो गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्लास एंड कास्ट इन देयर पॉलिसीज़, और इंडिया में ये बता रखा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है। चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे जॉब वगैरह हो, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ऑलमोस्ट सेम तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें वही बच्चे जाते हैं जिनकी जो फीस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ये ना एक तरीके की मैंटेलिटी भी हो गई और बना भी दिया है इसी तरीके से एजुकेशन को कि प्राइवेट सेक्टर में वही जा सकते हैं जो बहुत पैसा दे सकते हैं पेरेंट्स, और जिनके बच्चों को ज़्यादा पैसा वगैरह सोर्सेज वगैरह नहीं है तो वो सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो यही चीज़ आपको बता रखी है। और देखिए मेंटेलिटी देखिए हमारे भारत देश में कैसी सी है कि मतलब बुरा नहीं है, लेकिन ये चीज़ अच्छी भी नहीं है कि आप देखिए आपको जॉब गवर्नमेंट चाहिए, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट चाहिए, ओके, और मतलब सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की चाहिए, लेकिन स्कूल आपको प्राइवेट ही चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं ना इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुधार करने की। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इसमें बता रखी है। फर्स्ट वन जो है आइसोलेशन में। सेकंड में बता रखा है आपको एग्जामिनेशंस। इसका मतलब क्या होता है, लर्नर्स ऑफ लोअर कास्ट सेट्स सेम क्लास बट ऑन सेपरेट बेंचेस। और यहाँ पे जैसे देखिए पहले वाले में ना आइसोलेशन में क्या था कि अलग से स्कूल बना दिए, अलग से
बच्चों को बिठाया जा रहा है, अलग तरीके की उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम ही क्लासरूम है लेकिन उसमें बैक बेंचर्स हो गए या फिर अलग डेस्क पे बिठा दिया गया, उनके सामने और बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लासेस में आपको देखने को मिलती ही होंगी। और अगर आपने कभी ऑब्जर्व भी किया हो तो आप में से भी बहुत से बच्चों के साथ में ऐसा होगा जो प्राइवेट से पास आउट होंगे, उन्होंने भी ये चीज़ देखी होगी और इवन क्या पता आप लोगों ने किया भी हो। तो ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे नोट भी करी होंगी। ऑन सेपरेट बेंचेस और वर रेगुलेटेड टू द लास्ट बेंचेस वेयर दे सेल्डम रिसीव द टीचर्स अटेंशन। और बहुत रेयरली उनको वहाँ पे क्योंकि लास्ट तक टीचर्स का अटेंशन नहीं जाता, प्लस अगर फिर स्कोर नहीं होता तो फिर टीचर्स की नज़रों में भी वो बच्चे क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कि इनको पढ़ना नहीं है। तो टीचर्स भी मेनली उन्हीं पे फोकस करते हैं फिर जिनको पढ़ना होता है या जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। सिंस द स्कूल एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द डोमिनेंट और द एडवांटेज ग्रुप एंड द एम वॉज assimilate the underprivileged into the privileged culture. This attempt is still on, and according to the right to education, it is mandatory for allied private schools meet for privileged sections of the society to keep 25% seats for the underprivileged and also look after their education monetarily. देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है कि राइट टू एजुकेशन सबको है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 25% सीट जो है ना वो हर एक एजुकेशन सोसाइटी में प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए रखनी चाहिए और जो भी उनको फैसिलिटीज़ वो पूरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। इस वर्ड का मीनिंग और देखिए, टू बिकम लाइक अदर्स और हेल्प अनदर पर्सन टू अडॉप्ट अ न्यू एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया है जो ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता है या अंडर प्रिविलेज है, जिसने इतना सब कुछ नहीं देखा है ना, उसके पास में इतने सोर्सेज हैं, तो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप में अपनी ह्यूमन डिग्निटी तो आ सकती है ना। आप उन्हें अपना जो नया एनवायरनमेंट उसमें एडजस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर जो बाकी क्लास है जिस तरीके का बिहेवियर होता है तो वो भी। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? In the third phase of integrations, attempt were first made to educate the underprivileged in their own language and culture so that they would develop a positive attitude to their own culture and language. अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको बता रखी है, सपोज़ आप कोई काम सीखते हैं, कोई लैंग्वेज है, सपोज़ आपको ना इंग्लिश सीखनी है या स्पेनिश सीखनी है, तो कोई जब लैंग्वेज आपको सीखनी होती है तो पहले आपको जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं अगर आपको डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में दे दी जाएँ जिसमें सीखनी है तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले हमें जो हमारी मेन लैंग्वेज होती है उसके ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए, उसी लैंग्वेज में फिर आगे हमको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और धीरे धीरे बेसिक्स के साथ में हम आगे किसी और चीज़ को या कोई नई लैंग्वेज को सीख पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो भी अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं ना, चाहे वो कोई ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हों या ऐसी कम्युनिटी से जो कि बाकी सोसाइटी से बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, तो पहले उनकी ओन लैंग्वेज जो होती है, जो लैंग्वेज उनको समझ में आती है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो उनका कल्चर होता है, पहले हमें उनको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, उन्हीं लैंग्वेज में और उन्हीं कल्चर के साथ में आगे चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके आसपास एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा जिसकी वजह से वो उस लैंग्वेज जो भी आपका नया सोसाइटी है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको सीखने का वो ट्राई करेंगे। अब किसी का पहले से कोई लैंग्वेज जिसको आती है और आप एकदम से नई लैंग्वेज उस इंसान के सामने रख देंगे तो डर जाएगा ना ऑब्वियसली कोई भी। अब देखिए, आप अगर अपना खुद का एग्जांपल लेके देखिए कि जो बेसिक्स होते हैं पहले आप उससे स्टार्ट करेंगे, फिर आप धीरे धीरे एडवांस पे आएंगे। डायरेक्ट आपको कोई कोर्स में एडमिशन लेना है और आपको सीधा सीधा डायरेक्ट एडवांस चीज़ें समझा दी जाती हैं, तो आप क्या है उस चीज़ को देख के पहले ही डर जाएंगे कि ये चीज़ अब से होगी भी कि नहीं होगी। यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि पहले जो उनकी खुद की लैंग्वेज होती है उसको डेवलप करना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट लें और धीरे धीरे आगे वो उसमें कंटिन्यू करें। डिपेंडिंग ऑन दीज अप्रोचेस ऑन और स्टेजेस, मेनली 3 theories have been put forth to explain the poor achievements of unrich learners. These vary from innate and hereditary qualities, cultural deprivations in the environment और the deficiency in the institution itself. यहाँ पे आपको 3 वजह दे रखी है। पहला क्या बता रखा है कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी क्वालिटीज़ जो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स, कजन्स वगैरह से मिलती है। बेसिकली क्या है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, आपको वही लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। आपके आसपास में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बिना किसी क ख ग के आपको वो समझ में आने लग जाती है, आप वही लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। लिखने की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है कि वही लैंग्वेज बच्चा अपने आप बोलना सीख जाता है।
टू कल्चरल डेप्रिवेशंस इन देयर इन्वायरमेंट। और जो इन्वायरमेंट है उसमें जो कल्चरल डेप्रिवेशंस होता है, मतलब कि जो चीज़ आप देखते हैं सुनते हैं आसपास में, जितनी ज़्यादा चीज़ों को उससे रिलेटेड देखेंगे तो आप धीरे धीरे वही चीज़ें सीखने लग जाते हैं। और द डेफिशिएंसी इन द इंस्टीट्यूशंस इटसेल्फ, और जो बाकी जो डेफिशिएंसी होती है इंस्टीट्यूशंस में, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप मानिए किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आपका कोई भी बच्चा है या आप खुद हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी आप वहाँ पे बेसिक एथिक्स देखते हैं बच्चों के, टीचर से बात करने का तरीका, वो टीचर्स को मैम बोलते हैं, टीचर बोल रहे हैं, मिस बोलते हैं, या जो मर्जी भी बोलते हैं, तो आप धीरे धीरे ना वही चीज़ों को क्या करने लग जाते हैं, अडॉप्ट करने लग जाते हैं। किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे ये सब चीज़ें अडॉप्ट होने लग जाती हैं। अब जैसे कोई ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वो क्या है, उनका अपना एक तरीका होता है बोलने का, खाने पीने का, हर चीज़ का। वो चीज़ें ना आपको आती है ना उन्हें आपका स्टाइल आता है, तो आप जहाँ पे भी रहते हैं ना वो लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है। मानिए आप किसी ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जहाँ पे बाहर खड़े होकर आंटियाँ चिल्ला रही होती हैं, तो आप क्या है, आप भी ना धीरे धीरे ना चाहते हुए भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आने लग जाएंगी कि आप बहुत ज़ोर से बात करने लग जाएंगे। आप किसी से कॉल पे बात करें तो घर में बात करें तो आस पड़ोस में भी वो बातें सुनाई देने लग जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कहाँ पे हैं और किस सोसाइटी कल्चर में रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सम इंटरवेंशंस दे रखे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक अपीयर्ड एलियन टू द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर। अब यहाँ पे क्या है, उनको ठीक से ना अपनी लैंग्वेज भी बोलनी नहीं आती, और उनके सामने अगर टेक्स्ट बुक या जो बेसिक बुक्स होती है उनको रख दिया जाए तो वो क्या उनके लिए एलियन है। एलियन का मतलब क्या होता है, जैसे मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कई बार ये वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि कोई चीज़ एकदम नई है जिसका आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, एज दे डिड नॉट फाइंड रिजेंबल्स ऑफ देयर लाइव्स। और उसके अलावा उनको जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें ट्राइबल वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता, ना उनकी लैंग्वेज में। आपके पास में ना बुक में दो ही ऑप्शंस आते हैं, हिंदी या इंग्लिश। जो बेसिक लैंग्वेज है उसकी तो एक बुक मुश्किल से होती है, और जो अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह होते हैं या बहुत गरीब बच्चे होते हैं, उनकी तो प्रॉपर लैंग्वेज जो होती है ना, जिस लैंग्वेज में आपस में बात करते हैं वो लैंग्वेज में तो आपको बुक ही नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं लैकनेस देखने को मिलती है। In addition, the methods of reaching to were developed or certain assumptions of pre-knowledge which led to a gap in the understanding for the underprivileged। अब यहाँ पे क्या है, वो ना इस बुक को या टेक्स्ट बुक को देख के उनके अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, तो वो डर जाते हैं उस चीज़ से कि हाँ हमें आगे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो इंटरवेंशंस है ना, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है करिकुलम, सेकेंड वन इज टीचिंग मेथड, थर्ड वन इज इवेल्युएशन प्रोसेस, नंबर 4 इज एजुकेशन थ्रू लैंग्वेज, एंड नंबर 5 इज टीचर्स प्रिपरेशन। तो ये 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। वन बाय वन हम इन कैटेगरीज को देखेंगे। Some teachers suffered from the biases and unfriendly attitude towards these learners, which either led to the neglect to these learners or a simplifications of the content and assignments, making them repetitive and boring। अब यहाँ पे क्या है, जो टीचर्स होते हैं ना वो भी अनफ्रेंडली होते हैं ऐसे बच्चों के साथ में जो कि अंडर प्रिविलेज होते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। अब ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर को ना अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो वो उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो इंटेलिजेंट है, या उनको पढ़ाने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है। अब जिस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जिसको ज़्यादा बार बार चीज़ रिपीट करनी पड़े, तो उसको हर कोई अवॉइड करता है। चाहे आप स्टडी से रिलेटेड बात कर लीजिए, चाहे कुकिंग हो, चाहे कोई आप कुछ भी लाइफ में किसी को कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आपका सबका एक भी मेन मोटो रहता है कि हमें ऐसे स्टूडेंट मिले जो कि थोड़ा बहुत समझते हों और थोड़ा आप उनको समझा दें, जिससे आपका काम भी क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। तो यही चीज़ है कि जो टीचर्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, एक अनफ्रेंडली एटीट्यूड हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, कुछ मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड स्टेप्स बता रखे हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर में जो इससे रिलेटेड आपका कोई भी आंसर आए तो उसमें आप इन पॉइंट्स को ऐड करके आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री फाउंडेशन यूईई, या फिर सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एंड द पॉलिसी ऑफ नेबरहुड स्कूल्स आर अटेम्प्ट टू एसिमुलेट एंड इंटीग्रेटेड द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स इनटू द मेन स्ट्रीम। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे राइट्स के बारे में बता रखा है, और ये सबको पता होनी चाहिए अपने राइट्स वगैरह। जो राइट टू एजुकेशन है ये तो सबको ही मैंडेटरी है कि पता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ना बच्चों को देख के एडमिशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मिल गया, वहाँ पे आपका फैमिली बैकग्राउंड हर चीज़ को देखा जाता है। तो आपके पास में राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, ये चीज़ का राइट है आपको।
इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, बाय ओपनिंग द जवाहर नवोदय विद्यालय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू रूरल लर्नर्स। तो यहाँ पे एक स्कूल का और विद्यालय टाइप में नाम बता रखा है, तो ये चीज़ में बता रखे हैं कि यहाँ पे इनिशिएटिव्स है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये पॉलिसीज़ वगैरह आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में इंटरवेंशंस में आपके पास में टोटल 5 पॉइंट्स है, जिसमें फर्स्ट अभी हम करेंगे करिकुलम क्या होता है। Since the underprivileged learners find nothing to their lives, history or culture in textbook, they find these irrelevant to their experience and thereby they lose interest. A simplified curriculum for these learners is created based on assumptions that our underprivileged learners should not be able to handle this. This further demoralize them and moreover they are not stimulated intellectually. देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है, और जो स्पेशली अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, ना टीचर्स के थ्रू ना बाकी क्लासमेट्स के थ्रू, और प्लस जो उनकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह होती हैं उनमें भी उनका कोई हिस्ट्री या कल्चर नहीं होता है, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो ना उन अंडर प्रिविलेज लर्नर्स का इंटरेस्ट उस चीज़ में डेवलप हो पाता है, ना टीचर्स ना क्लासमेट इस चीज़ को इसमें एफर्ट्स डालने का ट्राई करते हैं कि वो चीज़ उसमें मतलब कि डाली जाए। अब इसके अलावा क्या है, सॉरी गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना, सॉरी उसके लिए। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन होता है अंडर प्रिविलेज क्लास का टू नेशन बिल्डिंग इज नेग्लेक्ट और इग्नोर्ड, मतलब कि ये माना ही नहीं जाता। अब देखिए एक क्लास है जिसमें ना 35 स्टूडेंट्स है, जिसमें से जो 10 स्टूडेंट्स है ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बाकी क्लास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो टीचर्स का जो मेन अटेंशन होता है ना वो 10 to 15 स्टूडेंट्स पे होता है। और अभी जो ये जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है या फिर जैसे गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ है जिसके थ्रू क्या होता है कि आपको पास तो कर ही दिया जाता है 8th स्टैंडर्ड तक, तो सारा जो मतलब लाइफ की जो ऐसी तैसी है ना वो इस वजह से और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि टीचर्स को ये चीज़ पता है कि पास तो बच्चों को करना ही करना है। पहले कहीं ना कहीं ये भी डर रहता था कि चलो रिजल्ट ख़राब ना हो जाए, इसलिए थोड़े से एफर्ट्स टीचर्स के भी ज़्यादा हो जाते थे, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि उनको पता है सैलरी तो मिलेगी मिलेगी चाहे पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, और ऐसा बहुत जगह आपने देखा भी होगा, तो पढ़ाई पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। प्लस ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से कि पास तो करना ही करना है, तो इस वजह से भी दिक्कत ही आती है कि उनको कोई रिजल्ट ख़राब होने की भी टेंशन नहीं रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में फिर भी आपको एजुकेशन के बेसिस में ना वो लोग ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बट हमारे केजरीवाल जी ने ना गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी अच्छा ये चीज़ करी है कि उन्होंने भी ट्राई किया है कि इन चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे इंटरवेंशन सजेस्ट किए गए हैं करिकुलम के, जैसे कि इंक्लूजन्स ऑफ टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट और फैमिलिटी ऑफ द फॉर द अंडर प्रिविलेज लर्नर, मतलब जो उनकी सोसाइटी है, अंडर प्रिविलेज लर्नर्स की सोसाइटी है, कल्चर है, इन सब से रिलेटेड कुछ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट डालने चाहिए जिससे वो फैमिलियर हो, ताकि उनको भी कुछ ऐसा नहीं लगे कि हाँ पता नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, हमारे भारत देश में 2 लैंग्वेज ज़्यादातर भूली जाती है, वहीं आपको टीचर्स ना स्पेनिश सबके में कंपलसरी कर दे, तो आप नहीं सोचेंगे कि ये क्या बकवास है, जब हमारा मन नहीं है तो वो चीज़ हमको क्यों पढ़ाई जा रही है, हमारे यूज़ में नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो आपकी बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो सेम चीज़ अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के लिए होती है। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइव्स एंड कल्चर ऑफ द अंडर प्रिविलेज एज इक्वल टू द कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी, मतलब कि जो अंडर प्रिविलेज लर्नर है, उनका कल्चर है, उनकी लाइफ है, जैसे वो रहते हैं, वो सब चीज़ भी नेशन बिल्डिंग में इंपॉर्टेंस होती है। उसके अलावा जो बाइसेस हैं वो हटाने चाहिए, कि आप जो जिस तरीके का आपको भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज लोगों में, तो वो चीज़ हटा देनी चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। कंटेंट शुड एंड एम टू एट फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, इसके अलावा जो कंटेंट है ना उसका एम ऐसा आना चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहिए उनकी लाइफ्स और कल्चर को लेके, जो कि अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं स्पेशली उन पे। Illustration could include tribal art and styles that represent their cultures and lifestyle। अब देखिए ये चीज़ें क्या है, आपको ना देखने को भी मिलती है, आप कोई मूवीज़ वगैरह में देखिए, जहाँ पे जो हाई क्लास सोसाइटीज़ होती है ना, उन बच्चों को ना अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस से बिल्ड वगैरह ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। वहीं जो गरीब बच्चे होते हैं ना उनको बेचारा वाले सेंस में दिखाया जाता है। तो क्यों, ऐसे सब तो नहीं होते, लेकिन एक ना इमेज क्रिएट कर दी जाती है कि वो बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद में मेहनत करेंगे, फिर कुछ बनेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक मेंटालिटी सेट कर देता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं कि इक्वालिटी कहीं ना कहीं आनी ही चाहिए। स्टिमुलेटिंग बट लिंग्विस्टिकली सिंपल क्वेश्चंस टू हेल्प देम डेवलप देयर कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। अब ये तो कहीं कंपलसरी नहीं है ना कि इंग्लिश आती है तो मतलब आप इंटेलिजेंट है। जो भी हाई क्लास सोसाइटीज़ के बच्चे होते हैं उनमें क्या चीज़ दिखाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, थोड़ा मॉडर्न सा बन के जाते हैं, और प्लस इंग्लिश में फ्लुएंसी होती है तो इट मीन्स वो इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर लैंग्वेज या किसी एक बिहेवियर की वजह से किसी को जज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टीचिंग मेथड। स्टडीज इन टीचिंग मेथडोलॉजी टू प्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स हैज रिलीज दैट टीचर्स ऑफर्स डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस टू द प्रिविलेज एंड टू द अंडर प्रिविलेज। तो टीचिंग मेथड्स है ना, वो बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जो टीचर्स भी है ना, वो भी कई बार ऐसा करते हैं कि जो प्रिविलेज लर्नर उनको अलग तरीके से पढ़ा दिया, अंडर प्रिविलेज को अलग तरीके से पढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें इक्वालिटी ख़त्म होती है। बट हाँ, ये चीज़ करी जा सकती है, जो बच्चे वीक हैं, अंडर प्रिविलेज लर्नर्स हैं, उन पे थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर दिए जाएँ ताकि वो प्रिविलेज लर्नर्स के को बीट कर पाएँ और उनके कॉम्पिटिशन में आ सकें। इफ़ एजुकेशन हैज़ टू बी एम्पावरिंग टू अंडर प्रिविलेज लर्नर्स देन द फॉलोइंग इंटरवेंशंस कैन बी मेड। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे लर्नर्स कैन गिवन बी अ चॉइस ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट फॉर राइटिंग एंड बुक्स फॉर रीडिंग। मतलब कि जो लर्नर है उसके पास में सब्जेक्ट चूज़ करने का, लिखने का, किस लैंग्वेज में उसको अपने आंसर्स को लिखना है, किस लैंग्वेज में बुक्स को पढ़ना है, ये चीज़ उनके पास में चॉइस होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिस्कशन और एक्टिविटीज़ होती हैं क्लासरूम्स वगैरह में, तो उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए भी रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार हाई सोसाइटीज़ के टॉपिक्स को ही पिक करा जाए, थोड़े बहुत सोशल लेवल पे भी टॉपिक्स को पिक किया जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, दे शुड बी अलाउड टू वर्क ऑन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड अलाउड मेक डिसीजंस अबाउट द टॉपिक ऑफ चॉइसेस ऑफ टॉपिक मेथड्स और ग्रुप मेंबर्स। मतलब कि अगर आप क्लास में डिस्कस करते हैं कि बच्चे खुद मिलके ग्रुप को या टॉपिक को चूज़ करेंगे, तो उसमें अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई टॉपिक या मेथड को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उनको एनकरेज करना चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में वो बोल रहे हैं, जो भी वो चीज़ समझाना चाहते हैं, तो बच्चे को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। और प्लस उनको क्लासरूम में भी एक पूरी प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करा जाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है इवैल्यूएशन प्रोसीजर। A way of overcoming the problem to drop out was the government policies of non-detentions at the primary level. It was understood that the teachers would ensure that the 80% of the content and skills that no one is detained. देखिए यहाँ पे ना इस पैराग्राफ में आपको वही चीज़ बता रखी है जो मैंने पहले बताई थी, जैसे कि obtained even 10% of learning were promoted. On the hand, the teachers did not work with the learners to ensure learning, and other hands the learners lost all motivation. मतलब कि बच्चे को पास करना कंपलसरी हो चुका है कि पास तो होंगे ही होंगे, विच और पास ऑल पॉलिसी ये है। तो इस वजह से टीचर्स भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देते कि बच्चे को वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं। उनको भी अपने सिलेबस कंप्लीट करवाने से प्रॉपर मतलब होता है कि उस चीज़ को कंप्लीट करवा लें। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत भी है। प्लस टीचर्स का इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, अपना जो मोटिवेशन है या जो कंफर्टेबल है उस सबको कहीं ना कहीं वो उसका लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से स्टार्ट नहीं कर पाते। अब देखिए एक लिमिट तक 8th 9th क्लास तक ना आपको सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट पास होते हुए मिलेंगे। अब जब वो स्टार्टिंग में पास हो जाते हैं ना, तो एक जो स्पीड होती है या जिस तरीके से उनको पढ़ना पड़ता है ना, ये चीज़ उनकी स्पीड छूट जाती है। अब इसका एग्जांपल आप अपने करंट सिचुएशन से ले सकते हैं, जैसे कि आप सब ना फर्स्ट और सेकंड ईयर में, इवन फर्स्ट ईयर में आप सब पास हो गए थे, सेकंड ईयर में अचानक से आपका ना एग्ज़ाम हो जाता है। तो क्या था, पूरे 1-1.5 साल आपकी पढ़ाई को लेके कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, ना इवन क्लासेज हुई थी, ना आपको ऐसे प्रॉपर नोट्स वगैरह मिले थे, और रेगुलर बेसिस पे पढ़ना तो दूर, आपने खुद से बुक्स भी शायद नहीं खोली होगी। फिर ऑल ऑफ सडन क्या होता है, एक आपके पास में नोटिस आता है जिसमें आपके एग्जाम्स दिखा दिए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, एक स्ट्रेस आ जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो लास्ट एग्जाम टाइम पे बर्डन नहीं आता। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से मतलब जिनको सिर्फ पास पता ही है कि पास तो हो ही जाएंगे, तो वो नहीं भी पढ़ते हैं। तो इस वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके उनके पास इतना बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से उनको कॉप अप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। प्रॉब्लम्स को कंसेप्शलाइज नहीं कर पाते, नॉलेज उनकी बहुत पीछे रह जाती है, और उनको फिर सब कुछ बहुत मेहनत के साथ में पढ़ना पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है, वीडियो पोस्ट करके आप एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पे आता है एजुकेशन थ्रू द लैंग्वेज एंड डायलेक्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स। अब नंबर 4 पे ये क्या है, एजुकेशनिस्ट एग्री दैट एजुकेशन इन अर्ली स्टेजेस और टू बी अ लर्नर्स होम लैंग्वेज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम टू एनी अदर लैंग्वेज। मतलब कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको आप कोई और नई लैंग्वेज या कुछ नया सिखाने से पहले जो उसके बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। जो उसकी खुद की घर की लैंग्वेज होती है, उस कॉमन लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी होता है।
इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ ईजियर टू डेवलप द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन द लर्नर्स होम लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज बच्चे को आती है, पहले से वो सीख रहा है, तो उसके अंदर स्किल्स को डेवलप करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। लर्नर्स कैन ट्रांसफर सम ऑफ द स्किल्स टू अदर लैंग्वेज वंस दे आर फ्लुएंट इन देयर ओन लैंग्वेज। अगर वो अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंट होते हैं, अपनी लैंग्वेज में उनकी कमांड होती है, तो कोई और लैंग्वेज उनके लिए सीख पाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो पाता है। अब जैसा हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी बहुत मिलती है। अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आके रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लैंग्वेज आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं, लेकिन जो आपकी मेन लैंग्वेज होती है, जो आपका बिलोंगिंग है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो लैंग्वेज पे आपकी ज़्यादा कमांड हो जाती है। To some extent, this problem in learning a second language can be overcome using a multilingual method in the initial stage and then slowly veering the away from their own language and using the second language and third language in the classroom। यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है, पहले मेन लैंग्वेज जो उनकी खुद की लैंग्वेज है उसके ऊपर धीरे धीरे कमांड किया, फिर धीरे धीरे कुछ वर्ड्स को और आप यूज़ करने लगे, और उसके बाद में अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके से बुला के लोग दूसरी लैंग्वेज पे वर्क करने लग जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टार्टिंग से ना सब लोग हिंदी बोलना स्टार्ट करते हैं। हाई क्लास सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का या जो पॉवर्टी लाइन में बच्चे आते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो हिंदी या जो उनकी बेसिक लैंग्वेज होती है वही वो बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर बाद में जैसे उनको बिजनेस करना है, कहीं पे जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनको जैसी सोसाइटी मिलती है, क्लाइमेट मिलता है, उस अकॉर्डिंग उनकी जो इंग्लिश है या जो बाकी लैंग्वेज है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है। स्पेशली बात करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि हर चीज़ ना आपको इंग्लिश में मिलती है। गूगल सर्च करिए, आपको साइट्स पे, नोट्स पे, हर चीज़ किस में मिलती है, इंग्लिश में। तो एक टाइम आता है कि आप हिंदी को छोड़ के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी आ जाती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है। इसके बाद में नंबर 5 पे दे रखा है टीचर प्रिपरेशन। टीचर प्रिपरेशन इज़ वन ऑफ द अपमोस्ट इंपॉर्टेंस एज अ टीचर हु वुड एग्जीक्यूट द सजेस्टेड मेथड्स। मोस्ट सिचुएशंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर्स इम्प्रोविजेशन। देखिए, जो टीचर्स का जो मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। जो वीक बच्चे उनको उन पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्लस जितना जो भी स्टडी है उसको मॉडिफाई करा जाए, ड्राइंग है, सब्जेक्ट्स है, पिक्चर्स हैं, इनके थ्रू उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए, तो इससे क्या होता है, एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, बच्चे का पढ़ने का भी मन करता है। टॉपिक और एक्टिविटी अंडरस्टेबल एंड डोएबल टू द लर्नर्स। द टीचर्स रोल इन मेकिंग द टॉपिक रेलिवेंट टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम। एक टीचर ही जो होते हैं क्लासरूम्स में वही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को ये जो टॉपिक है वो टफ़ लगेगा या इजी लगेगा। देखिए, टॉपिक कोई भी टफ़ या इजी नहीं होता, वो आपके माइंड सेट के ऊपर होता है, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आपको टफ़ लगे तो वो किसी और को इजी लगे। तो ये चीज़ किसके ऊपर है कि आपको उसके कितने अच्छे नोट्स मिले, कितने अच्छे तरीके से आपको वो टॉपिक समझ में आया। एग्जाम्पल लीजिए, आपके इग्नू के जितने भी कोर्सेज हैं, आपके एग्जाम्स हैं, तो उसमें हो सकता है कोई कोर्स आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपको टीचर अच्छा मिल गया हो, आपने नोट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करे हो, तो इस वजह से आपको वो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। तो आप ये सोचेंगे कि ये एग्ज़ाम ईजी है और ये पेपर भी बहुत ईजी है, तो उसमें आपके मार्क्स इसलिए अच्छे आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आपने पढ़ा, आपके एफर्ट्स अच्छे थे, और प्लस आपको चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को पढ़ पाए। तो अब जब कोई चीज़ आपको बर्डन लगती है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है, तो उसमें एक पैराग्राफ या एक आंसर लर्न करना भी क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती है, कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है। द टीचर्स दस नीड टू बी ट्रेन एंड सेंटिसाइज्ड टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे ये मेथड्स हैं, जैसे कि वेराइटीज़ ऑफ मेथड उनको यूज़ करने चाहिए एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा जो नीड्स होती है, टारगेट ग्रुप और ओवरकमिंग बायसेस, ये करना चाहिए। टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट बना देना चाहिए। इसके अलावा जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करना चाहिए लर्नर्स के बीच में, और किसी भी तरीके की बच्चों को जो दिक्कत होती है उसको ओवरकम करने का ट्राई टीचर्स को अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू या जितना वो अपना बेस्ट दे सकते हैं उस अकॉर्डिंग उनको करना चाहिए। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है गाइज। अब आता है चेक योर प्रोग्रेस 2। चेक योर प्रोग्रेस 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो आपके पास में थर्ड क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं भी करना चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन थर्ड क्वेश्चन को एक बार फिर भी कर लेना। फर्स्ट अगर आप फिर भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन विच प्राइवेट और अलाइड स्कूल्स आर रिजॉइंड टू गिव एटलीस्ट 25% ऑफ देयर सीट्स टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। तो जो किस तरीके से जो 25% ऑफ सीट्स है ना अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए करी हुई है, तो इसमें आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि कैसे उनके लिए बेनिफिट होगा, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी। तो ये आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, ये इसमें 25% ऑफ सीट्स की बात यहाँ से है और ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, तो दोनों को कंबाइन करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में
पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन द करिकुलम बी मेड मीनिंगफुल फॉर द अंडर प्रिविलेज लर्नर। जो करिकुलम है वो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के लिए कैसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। पेज नंबर 29 और 30 पे इसका आंसर मिलेगा। ये रहा पेज नंबर 29। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपको ना स्टेप्स गिवन हैं जो मैंने आपको बताया कि टॉपिक को इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, उनकी जो लाइफ्स है, जो उनका कल्चर है उसको पढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से आप इसको आंसर को पिक कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। वीडियो पॉज करके और लिख लीजिएगा, मैंने पूरा कंप्लीट आपको समझा दिया है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है, लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच अंडर प्रिविलेज लर्नर्स कैन बी मेड टू फील कंफर्टेबल एंड मोटिवेटेड टू लर्न इन द क्लासरूम्स। मतलब किन किन तरीकों से जो अंडर प्रिविलेज लर्नर है उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं क्लासरूम में। तो उनके सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके, उनके साथ में अच्छा बिहेव करके, एक रिस्पेक्ट उनको क्लास में प्रोवाइड करवाई जाए। टीचर्स जो उनके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर एफर्ट्स डाले, जो उनकी मेन लैंग्वेज है, जो उनकी होम लैंग्वेज है उसके ऊपर वर्क किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए जो चेक योर प्रोग्रेस लास्ट में आपको हिंट में दे रखी होती है, आप वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका सेकंड क्वेश्चन, और इसको आपको डेफिनेटली करना है। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं एंड जब ये 50% अप्रॉक्स बुक हो जाएगी कंप्लीट तो मैं आपको क्वेश्चंस भी इसके प्रोवाइड करवा दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।